तो जल्दी से इस कॉम्प्रहेंसन को देखते हैं और इसमें हम कॉम्प्रहेंसन को पढ़ेंगे नहीं, देखते हैं क्या हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आप देखो यहाँ पे कि आप यहाँ देखोगे कि सॉल्यूशंस की बात हो रही है। हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। आप मतलब समझ सकते हो कि ऐसा कोई भी कथन आमतौर पर गलत नहीं होगा। परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है, ठीक है। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नव प्रवर्तन आवश्यक है। तो मतलब आप ये देखो कि तीनों स्टेटमेंट किसी भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, एक जनरल से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे घरेलू बचतों के वित्तीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से इस परिक्षेत्र में निहित हलों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप जा सकते हो यहाँ पे डी के साथ, ठीक है। अब हम देखो इस वाले कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। और पूर्व धारणा हमसे पूछिए, पेटेंट कराने वालों को दिए गए पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ करने में जनसाधारण की क्रय शक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, आपने जीएस में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। औषधीय उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ है। देखते हैं, अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति अभिकल्पित करने के दौरान जनसाधारण को खर्च वहन करने योग्य कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य होता है। आगे बढ़ते हैं, सरकार के लिए आवश्यक है कि वे पेटेंट कराने वालों के अधिकारों और रोगियों की आवश्यकताओं के बीच उपयुक्त संतुलन बनाए। अब हम देखते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन अगर हमें लग रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ आंसर हमें मिल सकता है, लेकिन एक बार हम पढ़ते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं इसमें। देखो, औषधि पेटेंट कराने वालों को पेटेंट अवधि के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। पेटेंट कराने वालों को स्वतंत्रता मिलती है वे पेटेंट की वे दवाओं की कीमत निर्धारित करें जो एकाधिकार की अवधि तक के लिए समय सीमित हो, किंतु हो सकता है जनता खर्च न झेल पाए। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये एक स्टेटमेंट ठीक हो गया। तो यानी अब हमें 2 या 4 में से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। मतलब 3 जो है कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 कि 2 में क्या है कि अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ है। क्या ऐसे कोई बात यहाँ पे हमें पूर्व धारणा के रूप में देखने को मिलती है या फिर नहीं। यह विश्वास किया जाता है कि पेटेंट कराने वालों को दिया गया ऐसा पेटेंट संरक्षण जनता को एक लंबी अवधि के दौरान नवप्रवर्तनों अनुसंधान विकास के माध्यम से लाभकारी होगा। यद्यपि इसके लिए कीमत देनी होती है जो कि पेटेंट की हुई दवा के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत के रूप में होती है। यद्यपि यह पेटेंट व्यवस्था और कीमत संरक्षण पेटेंट रहने के दौरान दवा की कानूनी रूप से वैध ऊंची कीमतों के माध्यम से पेटेंट कराने वालों को रिसर्च डेवलपमेंट पर आई लागतों का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए वैध क्रिया पद्धति उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। मतलब आप ये देखो कहीं भी विकासशील देशों पर निर्भरता की बात नहीं करी गई है, बल्कि ये है कि जो पेटेंट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन वो प्रमोट भी करता है जो कंपनी है कि वो और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो प्रोडक्ट बनना है उसकी कॉस्ट को लेकर के ये एक मेन थीम है। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है कि जो विकल्प 2 ठीक हो जाए, बल्कि पेटेंट जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि संतुलन बनाने की कहीं ना कहीं पूर्वधारणा बन सकती है कि जो पेटेंट करा रहे हैं उनके अधिकारों मतलब कहीं ना कहीं रिसर्च डेवलपमेंट प्लस उनका प्रॉफिट, लेकिन जो रोगियों की आवश्यकताएं हैं ताकि उन्हें अफोर्डेबल मेडिसिन वगैरह मिल सके, कहीं ना कहीं एक विचार बीच में निकल के आ रहा था। तो हम यहाँ पे जा सकते हैं विकल्प बी के साथ में, ठीक है। ऐसे ही हम अगला देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पूर्व धारणा हमसे पूछी है कि निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए एक मूल्य है। मतलब एक सामान्य स्टेटमेंट है और ये ठीक भी लग रहा है। निजता और नव प्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है, देखते हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ देखो वैयक्तिक डेटा निरापद और सुरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी ऐसे वातावरण में जहाँ निगरानी होती है या ऐसी जगह में जहाँ किसी व्यक्ति की निजी जानकारी संकट में हो, नव प्रवर्तन नहीं करेगा, है ना। डेटा का मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिनसे सृजित होते हैं, उन्हें ही उनको जैसा भी चाहे उपयोग के लिए सुलभ प्रतिबंधित मुद्रीकृत करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। मतलब डेटा संरक्षण कानूनों द्वारा सही प्रकार का रिसर्च डेवलपमेंट जो प्रयोक्ता केंद्रित और निजता संरक्षण सुकर होना चाहिए।
तो देखो कड़ी की बात यह है कि अगर निजी जानकारी संकट में हो तो कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब जो इनोवेशन है वो नहीं करेगा। तो कहने की आप देखो यहाँ पे ये पूर्व धारणा बन रही है। और जो पहला वाला स्टेटमेंट था कि अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है या नहीं, तो पूर्व धारणा आप देखो यहाँ पे हो रही है कि जो आपका पर्सनल डेटा है तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए, है ना, उसको निरापद और सुरक्षित रखते हुए। तो कहीं ना कहीं इसका दोनों स्टेटमेंट ये जो है ठीक हो जाएंगे। अब इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो अगला। ठीक है, पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन करके कि स्कूल और कॉलेज में नामांकन उच्च है लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है, तो सर्वाधिक संभावित रूप में प्रतिबिंबित करता है लेखक जो कहना चाहता है। ठीक है, देखते हैं आगे। बेरोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। या निश्चित रूप से पढ़ करके ऐसा लग सकता है कि स्टेटमेंट गलत हो जाए, लेकिन एक बार हम आगे पढ़ते हैं। विशाल संख्या में बेरोजगार लोगों को समायोजित करने के लिए कोई श्रम गहन उद्योग नहीं है। मतलब आप देखो ये जो है कहीं ना कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों की स्वरोजगार सुकर हो पाए। एक बार यहाँ पढ़ते हैं। भारत में यद्यपि बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार बार प्रयुक्त किया जाने वाला मानदंड है, फिर भी स्कूलों कॉलेजों में बढ़ते नामांकन की दशाओं के अंतर्गत इससे गलत तस्वीर चित्रित होती है। बताई गई बेरोजगारी दर प्रभावी रूप से उन युवा भारतीयों के अनुभव पर आधारित है जिन्हें उच्चतर रोजगार चुनौतियों का सामना करना होता है, जो अधिक उम्र वाले समकक्षों की अपेक्षा सही कार्य करने के लिए प्रतीक्षा में अधिक तत्पर दिखते हैं। मतलब वो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऊंची होती है, इसलिए वो जो श्रम बल है उसमें कहीं ना कहीं देर से शामिल होते हैं। उन्हें लगता है कि जो डिग्री उनके पास है उसके समकक्ष कहीं ना कहीं उनको जॉब मिलनी चाहिए, तो इसलिए वो थोड़ा लेट वर्कफोर्स में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप देखोगे माध्यमिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा वाले लोगों के लिए बेरोजगारी की चुनौती कहीं अधिक है, और बढ़ती हुई शिक्षा के स्तर बेरोजगारी की चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। अब आप देखो कहीं भी नामांकन उच्च है, गुणवत्ता का अभाव है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, स्वरोजगार की कोई बात नहीं कही गई, बल्कि जो स्टेटमेंट बी है कि बेरोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो मतलब लंबे टाइम तक जो है वो श्रम बल में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। देखो यहाँ पे दिया है आधुनिक मतलब संदेश हमसे पूछा है, आधुनिक राजमर्मज्ञों को वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में भली भांति प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। मतलब जो राजमर्मज्ञ हैं उनको विज्ञान भी आता हो, दर्शन भी आता हो, वो भी भली भांति आता हो, तो ये कहीं ना कहीं वो भी ट्रेंड है ना, मतलब प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपनी भूमिकाओं, दायित्वों और लक्ष्यों के बेहतर परिप्रेक्ष्य मिल सकें। मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि एक एक्सट्रीम जो सिचुएशन है उसकी तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना हो सकती है इसकी। यह वांछनीय नहीं है कि सरकारें अनुभव सिद्ध राजमर्मज्ञों द्वारा प्रबंधित हों जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उसमें न मिलें जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिवृत्ति हो, जिनसे बुद्धिमत्ता प्रतिबिंबित होती हो। आगे बढ़ते हैं। चूँकि राजमर्मज्ञ या नौकरशाह समाज के ही उत्पाद हैं, समाज में ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना वांछनीय है जो अपने नागरिकों को बहुत कम उम्र से ही वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित हों। ठीक है, देखते हैं। यह वांछनीय है कि सभी वैज्ञानिकों का दार्शनिक होना भी आवश्यक हो, मतलब ताकि उनके कार्य लक्ष्य अभिमुख हों और इस प्रकार समाज के लिए प्रयोजनपूर्ण तथा उपयोगी हों। कहने के देखो ये स्टेटमेंट गलत होने की संभावना है। मतलब हमने ऑप्शन पढ़ने के बाद दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बी और सी में देखते हैं कि यहाँ हमें पैराग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पढ़ते हैं कि विज्ञान स्वयं में पर्याप्त नहीं है, विज्ञानों के बाहर भी एक बल और नियम व्यवस्था होना आवश्यक है जो विज्ञानों का समन्वय करे, उन्हें एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे। कोई भी पाठ्यक्रम ठीक तौर से चलाया नहीं जा सकता अगर खुद लक्ष्य ही सही तौर पर निर्धारित नहीं किया गया हो। विज्ञान को जिसकी आवश्यकता है वह दर्शन, मतलब विज्ञान को जिसकी आवश्यकता है वह दर्शन। ठीक, वैज्ञानिक पद्धतियों का विश्लेषण और वैज्ञानिक प्रयोजनों परिणामों का समन्वय, इसके बिना कोई भी विज्ञान सतही होगा। ठीक विज्ञान की ही तरह सरकार को भी दर्शन के अभाव के कारण भुगतना पड़ता है।
दर्शन का विज्ञान के साथ ठीक वही संबंध है जो राजमर्मज्ञता का राजनीति के साथ है। ठीक है, सकल ज्ञान और परिप्रेक्ष्य से निर्देशित होते चलना, न कि लक्ष्यहीन और वैयक्तिक प्रयत्न करते हुए। मतलब ज्ञान और परिप्रेक्ष्य से निर्देशित होना भी जरूरी है। राजमर्मज्ञ का राजनीति के साथ वही संबंध जो दर्शन का विज्ञान के साथ है। ठीक जैसे मनुष्य की वास्तविक जरूरतों और जीवन से पृथक होकर ज्ञान का अनुसरण पांडित्यवाद बन जाता है, उसी प्रकार विज्ञान और दर्शन से पृथक होकर राजनीति का अनुसरण एक विनाशक अव्यवस्था में बदल जाता है। ठीक, मतलब आप देखो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं है कि बहुत कम उम्र में वैज्ञानिक पद्धति दार्शनिक चिंतन में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ के गलत कर सकते हो। बल्कि आप ये देखो, यहाँ बात ये की जा रही है कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो राजमर्मज्ञ जो मतलब सरकारें हैं वो अनुभव सिद्ध राजमर्मज्ञों द्वारा प्रबंधित हों, मतलब राजमर्मज्ञ हों लेकिन बहुत अनुभव सिद्ध ना हो सरकार में तो भी चलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन है कि उसमें उस सरकार में ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनमें एक एटीट्यूड हो ज्ञान प्राप्ति का प्लस इंटेलिजेंस भी हो, है ना, बुद्धिमत्ता प्लस ज्ञान प्राप्ति का। अगर ऐसे लोग सरकार में शामिल हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग सरकार में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जो राजमर्मज्ञ हैं अगर वो बहुत ज़्यादा अनुभव सिद्ध नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो काम चल सकता है ना। लेकिन ऐसा ना हो कि जो राजमर्मज्ञ हैं वो हैं लेकिन उसमें बाकी कोई भी और ऐसे लोग नहीं हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए सकारात्मक एटीट्यूड रखते हों, जिनमें इंटेलिजेंस की कमी हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे बात की गई है कि सकल ज्ञान और परिप्रेक्ष्य से निर्देशित होते हुए चलना, न कि लक्ष्यहीन और वैयक्तिक प्रयत्न। मतलब वैयक्तिक प्रयत्न का मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि जब तक कि दूसरे ऐसे लोग, है ना, मतलब वैयक्तिक ना हो बल्कि उसमें क्या हो, सामूहिकता हो, कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिटी हो आप कि उस ग्रुप में जो कहीं ना कहीं गवर्नेंस और बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट भी सही होने की संभावना बाकी सभी ऑप्शन से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 73 में उपयुक्त परिक्षेप के आधार पर निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक राज्य के परम लक्ष्य को, राज्य का परम लक्ष्य सर्वोत्तम रूप में व्यक्ति सुरक्षा, ठीक है, शरीर और मन का स्वास्थ्य, सामुदायिक समरसता, स्वतंत्रता। मतलब आप आँख मूंद के लगा सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहो तो इसमें देख लेते हैं एक बार। राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों पर प्रभुत्व रखता नहीं न ही उनको डरा कर नियंत्रित रखना, बल्कि ऐसा होना है जिसमें हर व्यक्ति भय से मुक्त हो। ठीक है, मुक्त, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ या खुद को या अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाए बिना जी सके, कार्य कर सके। मैं फिर दोहराता हूँ, राज्य का लक्ष्य बुद्धि संगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं मशीनों में बदल देना नहीं है। यह लक्ष्य है उनके शरीरों को, उनके मन को सुरक्षा पूर्वक कार्य में सुकर बनाना। यह लक्ष्य है लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने, स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने, उन्हें व्यवहार में लाने की ओर ले जाना, ताकि वे अपनी शक्ति को घृणा, क्रोध, छल कपट में नष्ट ना करें, ना ही एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्वक कार्य करें। मतलब आप देख लो, अब पढ़ोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं भय से मुक्ति, स्वतंत्र विवेक, ये सब कहीं ना कहीं इस एक ऑप्शन की ओर ले जाता है, स्वतंत्रता। और आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं परम लक्ष्य जो है वो आपको दिखेगा, स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ ये 2023 का सी सेट का पेपर था जिसमें ये हमने कॉम्प्रिहेंशन पर डिस्कशन किया।